चलिए मॉड्यूल नंबर 8 जो है डिविजनल परफॉर्मेंस, उसका अपने वन शॉट पूरा रिवीजन कंप्लीट करते हैं अच्छे से। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। सबसे पहले ही आप देख सकते हो उसके अंदर मैंने वहां लिखा है डुपॉन्ट एनालिसिस। सबको दिख रहा होगा। ये आपके मॉड्यूल के अंदर हार्डली इसका इलस्ट्रेशन एक या दो इलस्ट्रेशन दिए हुए, यहाँ पे मैंने नीचे देखो मेंशन किया हुआ है इलस्ट्रेशन 1। दैट मीन्स कि इसके रिलेटेड हर एक टॉपिक के रिलेटेड मैं कुछ इलस्ट्रेशंस बोल रहा हूँ, वो आपको एग्जाम से पहले एक बार अच्छे से कर लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर आपके सारे टॉपिक जो है वो कवर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो डुपॉन्ट एनालिसिस फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट मार्जिन। दिस इज नॉट प्रॉफिट मार्जिन, दिस इज नेट प्रॉफिट मार्जिन। वी कैन राइट दैट नेट प्रॉफिट मार्जिन इज आफ्टर टैक्स। उसके बाद हमको लेना है असेट टर्नओवर, और उसके बाद ये नया पॉइंट है इक्विटी मल्टीप्लायर, क्योंकि आरओई का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, ठीक है, उसके अंदर भी ये आता है अपना नेट प्रॉफिट मार्जिन इनटू असेट टर्नओवर। लेकिन एक्सक्लूसिवली डुपॉन्ट एनालिसिस बोला हो तो इक्विटी मल्टीप्लायर आपको साथ में ले लेना है, मल्टीप्लाई कर देना है। नेट प्रॉफिट मार्जिन का फॉर्मूला नेट इनकम अपॉन सेल्स, असेट टर्नओवर का फॉर्मूला सेल्स अपॉन टोटल असेट, और इक्विटी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है टोटल असेट अपॉन इक्विटी। आपको क्वेश्चन में इनके रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी हुई होगी, आपको जस्ट उसको इस फॉर्मूले में इंप्लीमेंट करना है। इलस्ट्रेशन 1 आपको इसके लिए सॉल्व कर देना है, आगे मैं इसके रिलेटेड सम भी आपको करा रहा हूं, बट पहले बेसिक चीजें जो है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, नॉर्मली हमारा आरओआई का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ध्यान देना, यहां पे आरओई के अंदर लिखा है नेट प्रॉफिट मार्जिन। अब इफ नथिंग इज गिवन और आप अगर उसको नेट इनकम को हम पीएटी मानते हैं, तो आपको एक नोट दे देनी है कि वी हैव टेकन नेट इनकम आफ्टर टैक्स। और अगर आप बिफोर पे जा रहे हो तो बिफोर पे भी कर सकते हो। हमने आरओआई के रेगुलर सब में देखा था, एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने पीबीटी एंड पीएटी दोनों पे गिना था। इन नॉर्मल सिनेरियो वी शुड गो विथ पीएटी ओनली। ओके, तो यहां पे देखो आरओआई का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है अपना? ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोल सकते हैं हम उसको, और दूसरा नाम क्या बोलते थे? इन्वेस्टमेंट भी हम इसको बोलते थे। देखो, और इसका ये फॉर्मूला अल्टरनेट फॉर्मूला मार्जिन इनटू, और मार्जिन का फॉर्मूला क्या है अभी हमने देखा था? नॉर्मली इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन सेल्स। और टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? सेल्स अपॉन असेट बोलो, सेल्स अपॉन इन्वेस्टमेंट बोलो। अब सेल्स सेल्स क्या हो गया? तो बचा क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन असेट, दैट असेट मींस कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट असेट मींस इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ठीक है, तो ये आरओआई का फॉर्मूला है। ओके, और आरओआई के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के डाला हुआ है, आप वो रेफर कर दीजिए, जिसमें 25 मिनट में पूरा आरओआई वाला चैप्टर जो है वो आपका रिवाइज हो जाएगा मेन क्वेश्चंस के साथ। यहाँ पे मैंने लिखा है मार्जिन का मतलब ईबीआईटी अपॉन सेल्स, एंड टर्नओवर का मतलब सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो, असेट बोलो या इन्वेस्टमेंट बोलो, तीनों का मतलब सेम होगा, ये ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं हो जाना है उसके अंदर। फिर आरओआई के अंदर आपको एक रेसिडुअल इनकम का भी फॉर्मूला होता था। उसका फॉर्मूला है डिविजिनल प्रॉफिट, विच इज नथिंग बट अगेन योर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, माइनस, अब ये ब्रैकेट में है तो पहले कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट योर केओ, जो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है। इलस्ट्रेशन 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 11 ये आरओआई वाले चैप्टर के इलस्ट्रेशन है। इतने आपको एक बार गो थ्रू कर देने, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, जो कि हाई वेटेज चैप्टर है आपका, फिक्स 7 मार्क्स का, ऑलमोस्ट हर एग्जाम के अंदर इसका सवाल पूछा गया है। तो बेसिकली थोड़ा सा आपको इसका ना मीनिंग भी पता होना चाहिए कि भाई ये ईवीए होता क्या है। तो भाई ये रियल इकोनॉमिक प्रॉफिट आपको मेजर करने में हेल्प करता है। और इसमें जो वेल्थ क्रिएट की गई है वो वेल्थ कौन सी होगी? आफ्टर कवरिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब देखो, जैसे फॉर्मूले में यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू हमने केओ किया था, तो ये जो अमाउंट आपकी यहां पे आएगी आपके डिविजनल प्रॉफिट, मतलब आपके रूटीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से जब आप ये अमाउंट माइनस कर देते हो, सॉरी ये तो आरआई का ही सेम टू सेम ही है, ईवीए का भी, ये देखो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो यहां पे आपको कॉस्ट मिल गया, जो पैसा आपने बाहर मार्केट से लाया था उसका खर्चा मिल गया, जो लोगों को देने पड़ेंगे तुमको। और नोपेट का मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो उसमें से जब आप ये वाला खर्चा भी माइनस करते हैं तो अब आपको रियल वेल्थ पता चलती है।
इन अ नॉर्मल सिनारियो ये वाली चीज माइनस नहीं की जाती है, बट ईवीए कहता है कि भाई रियलिटी चेक करनी है तो आप ये वाला चेक करो, और ईवीए कहीं ना कहीं पे आरआई के साथ मैच करता है। आप आरआई का फॉर्मूला भी देखो, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज नथिंग बट डब्ल्यूएसीसी। ठीक है, सो इसका नाम है रेसिड्यूअल इनकम, कि कितना बच गया लास्ट में सब कुछ माइनस करने के बाद, और सेम चीज आपको ईवीए भी बताती है। ठीक है बस इसके अंदर ये है कि यहाँ पे नोपेट लिया जाता है और यहाँ पे अपने को लेना होता है डिविजनल प्रॉफिट, बस इतना ही दोनों में फर्क है। अब इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज कौन से होते हैं जब ईवीए आप सॉल्व करते हो, तो आपको एक तो नोपेट निकालना होता है, और नोपेट निकालने के लिए ईबीआईटी में से आपको टैक्स माइनस करना है। ठीक है, या तो आप डायरेक्टली आपके पास ईबीआईटी अवेलेबल है, जैसे फॉर एग्जांपल ईबीआईटी आपके पास अवेलेबल है 1 लाख और टैक्स का रेट है 40%, तो 1 लाख का 40% कितना हुआ 40,000, तो कितना बचेगा आपके पास 60,000। एक तो ऐसे कर सकते हो, पर अगर आपको हॉरिजॉन्टल वे में करना है तो 1 - टैक्स रेट मतलब 1 - 40%, दैट मीन 0.40, सो इट विल बी 1 लाख इंटू 0.60, तो अगेन आंसर तो वही आएगा। ठीक है, बट ध्यान रखना कंफ्यूजन ना हो, आपकी एक गलती आपके पूरे 7 मार्क ले जाएगा। ऐसे ना समझ में आए तो अपने तो ये सादे वाले फॉर्मेट से जाने का, अपने को तो मार्क्स से मतलब है। कॉस्ट ऑफ डेट जो आपको लेना है वो हमेशा कौन सा होना चाहिए, आफ्टर टैक्स होना चाहिए। क्वेश्चन में ध्यान रखना है, कई बार आफ्टर टैक्स दे देते हैं और आपके दिमाग में नहीं होता और आप उसको आफ्टर टैक्स दोबारा कर देते हो, तो ये पढ़ लेना है। और अगर आपको ऐसा कहीं पे भी लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आफ्टर है कि बिफोर है, अगर ऐसा लिखा हुआ है कि 6% डिबेंचर, तो समझ जाना कि ये बिफोर है, समझ जाना कि ये क्या है, बिफोर है, और नीचे नोट लिख लेने की। ठीक है, अगर एक्सक्लूसिवली मेंशन करे कि द केडी इज आफ्टर टैक्स, तो ही आप उसको आफ्टर टैक्स कंसीडर करोगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी मोस्ट प्रोबेबली यहां पे आपको सीएपीएम फॉर्मूले से ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, रिस्क फ्री रेट प्लस बीटा इंटू मार्केट रिस्क माइनस रिस्क फ्री रेट, इससे आपको मिल जाएगा इक्विटी। फिर आपको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। आपके पास केडी और केई तो यहां पे मिल जाएगा आपको। अब वेट के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिया होगा। अगर मैं ऐसा बोलूं कि मेरे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट 60% है, तो समझ जाना इक्विटी कितने परसेंट हुआ, 40% हुआ। अगर मैं बोलूं मेरा डेट 30% है, तो इक्विटी मेरा कितना हुआ। अगर मैं बोलूं मेरा डेट इक्विटी रेशियो 2:1 है, इसका मतलब मेरा डेट 2 है और इक्विटी कितना है 1 है, तो इसको वेट कैसे करेंगे, डेट का वेट 2 है तो 2/3 हो जाएगा, इक्विटी में 1 है तो 1/3 हो जाएगा। तो वेट देने का कोई भी तरीका हो सकता है। अगर ना भी दिया हो तो आपको अमाउंट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अमाउंट से सर कैसे कैलकुलेट करेंगे, कि जैसे मैं बोलूं कि डेट आपको दिया है 5,000, इक्विटी आपको दिया हुआ है 3,000, और रिजर्व एंड सरप्लस आपको दिए हुए 2,000, 2,000 नहीं अपने ले लेते हैं फॉर एग्जाम्पल 4,000। तो सर अब इसमें वेट कैसे निकालेंगे, तो इक्विटी एंड रिजर्व एंड सरप्लस ये साथ में कंसिडर होंगे इक्विटी में। सो आई विल राइट इक्विटी शेयर 7,000, आई विल राइट डेट 5,000, टोटल कितना हो गया इसका 12,000। अब हम वेट निकाल सकते हैं, 7,000 डिवाइड बाय 12,000, 5,000 डिवाइड बाय 12,000, तो ये वेट आ जाएगा आपके पास। तो जब भी आप इक्विटी लोगे साथ में किसको ले लेना है, आपको रिजर्व एंड सरप्लस को साथ में कंसीडर करना है। ठीक है, अगर अमाउंट में आप निकाल रहे हो तो या तो वेट दिया होगा या फिर आपको वेट अमाउंट से कैलकुलेट करना होगा, ये आपको खास ध्यान रखना है। इंटरप्रिटेशन हमेशा आपको एग्जाम में कोट करना है। इफ आपका ईवीए 0 से ज्यादा आता है तो लिख लेना है कि द वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड। इफ ईवीए इज इक्वल्स टू 0 देन वी विल राइट इट इज अ नॉर्मल रिटर्न, कंपनी ने कोई जोरदार काम नहीं किया है, ठीक ठाक है, कर रहे कमा रहे। और अगर आपका ईवीए लेस देन 0 आता है, मतलब माइनस में आ गया, दैट मीन्स आपकी कंपनी की वैल्यू डिस्ट्रॉयड हो गई है। आप भले ही कमा रहे हो, आपको प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन कैपिटल एम्प्लॉयड पे जब कॉस्ट को माइनस किया जा रहा है तब आपके हाथ में कुछ भी बच नहीं रहा। तो ये बताता है नेगेटिव रेसिडुअल इनकम हो गई यहां पे आपकी, वन काइंड ऑफ। ठीक है, तो ये इंटरप्रिटेशन हमको हमेशा मेंशन करना है एग्जाम में ईवीए के क्वेश्चन के बाद। नॉर्मली कहीं पूछा नहीं होता, बट अगर आप ऐसा करोगे तो मार्क्स अच्छा मिलेंगे। 13, 14, 15, 16, 18, 24 मॉड्यूल के क्वेश्चन अच्छे से आपको देख ले रहे हैं। ठीक है, चलो फिर आता है आपका तीसरा टॉपिक इस चैप्टर के अंदर, लर्निंग कर्व। लर्निंग कर्व में आपको दो चीजें देखनी है, एक डबलिंग मेथड होगी और एक होगी लॉग मेथड। अब डबलिंग मेथड में बेसिकली आप लोग क्या गलती करते हो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको डबलिंग मेथड में एक नॉर्मल वे में सवाल दिया हुआ होता है कि भाई कोई यूनिट बनाना है मुझे, और एक यूनिट बनाने में मुझे 5 घंटे लगते, एक इस तरीके से इंफॉर्मेशन होती है।
एक होती है कि भाई हमने इनिशियल रन में 30 यूनिट बनाए और उसको बनाने में हमको 200 घंटे लगे। अब आप इसको एक यूनिट में कन्वर्ट करने मत जाओ। इनिशियल रन में या एक प्रोडक्शन रन में 30 यूनिट बने, इसका मतलब एक बैच जब प्रोडक्शन का कर रहे हैं हम, तो एक साथ 30 यूनिट बनते हैं वहां पे। तो वहां पे जब आप डबलिंग मेथड यूज करोगे तो आपको याद होगा कि हम किस तरीके से लिखते थे। यहां पे लिखते थे यूनिट, यहां पे लिखते थे हम आवर्स, और फिर हम लिखते हैं टोटल आवर्स। तो अगर आपको नॉर्मल 1 यूनिट 5 आवर्स दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिखोगे यहाँ पे 1 यूनिट, आवर्स में 5, टोटल में 5, फिर 1 के बाद 2, 4, 8, इस तरीके से गाड़ी आगे चलेगी। लेकिन अगर आपको बैच वाइज या इनिशियल रन वाइज सिचुएशन दी हुई हो तो आप यहाँ पे ऐसा लिखने का, आपके रेफरेंस के लिए आप 1 लिखो, ब्रैकेट में लिख लो 30। अब यहाँ पे जब 2 होगा तो यहाँ पे कितना होगा 60। जब यहाँ पे 4 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 120, एंड अकॉर्डिंगली चलेगा। तो आपको क्वेश्चन इसके हिसाब से परफॉर्म करने को बोला गया है, पर आप अपने रेफरेंस के लिए 1 to 4 जरूर लिखना, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें फिर मल्टीप्लाई कैसे करोगे? जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई 30 यूनिट बनाने में फॉर एग्जाम्पल 50 घंटे लगे, तो मैंने 50-50 लिख लिया। अब मैं बोलूं 80% लर्निंग कर रहे, तो व्हाट आई विल डू, यहां 50 इंटू 80% मतलब 40 हुआ ना। 40 मल्टीप्लाई विथ 60 मत कर देना, क्योंकि वो सेकंड बैच है। तो 40 इंटू 2 होगा, यहां पे आंसर क्या रहेगा आपका 80 रहेगा। नहीं तो दूसरा आप ऐसे भी देख सकते हो। चलो अगर आपने ऐसा कर दिया भूल से कि सर हमने तो 40 इंटू 60 कर दिया, तो यहाँ पे आपका आंसर कितना होगा 2400। अब दिमाग दौड़ा, ऊपर 50 लिखा, यहाँ 2400 लिखे, कैसे मैच हो रहा है ये कि पहला यूनिट बनाए 50 घंटे लगे, फिर दूसरा यूनिट बनाए तो टोटल 2400 आवर्स? पॉसिबल ही नहीं है। यहां से ही क्लिक हो जाना चाहिए कि बॉस गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज आपको खास ध्यान रखनी है, आप यहीं पे गड़बड़ करते हैं। चलो आगे बढ़े अपने। नाउ यहाँ पे आपको इलस्ट्रेशन 19 एंड 21, बस दो क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लेने हैं, बहुत हो गया इसके अंदर। ये दो क्वेश्चन अच्छे से करोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें एक डबलिंग वाला होगा और एक लॉग वाला होगा, ये मैं मॉड्यूल के आपको बता रहा हूँ। नाउ डुपॉन्ट एनालिसिस में आपको क्या करना होता है, अब देखो वापस वही चीजें मैं रिपीट कर रहा हूं। यहाँ पे हम आरओई का ब्रेकअप कर रहे हैं, और आरओई के 3 टुकड़े किए हमने, मार्जिन अलग, असेट टर्नओवर अलग, और लेवरेज। अब ये चीज जो 3 टुकड़े अभी हमने देखे थे फॉर्मूले में, ये मार्जिन जो है वो बताता है आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी क्या है। असेट टर्नओवर आपको बताता है कि आपके असेट के यूजेस कितना है, और लेवरेज बताता है आपका फाइनेंशियल लेवरेज, मतलब रिस्क कितना है। तो ये बेटर मेजर इसलिए माना जाता है डुपॉन्ट, क्योंकि डुपॉन्ट ने इसको भी कंसीडर किया। और नॉर्मल सिनारियो में सिर्फ ये दो ही चीजें कंसीडर होती है। सो अगर कोई पूछे कि भाई विच मेजर इज बेटर, देन डुपॉन्ट इज बेटर, क्योंकि ये रिस्क को भी साथ में कंसीडर कर रहा है कंपेयर विथ एफिशिएंसी। यहां पे हम सिर्फ एफिशिएंसी को कंसीडर कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड असेट यूजेज, और कुछ भी हम कंसीडर नहीं कर रहे। लेकिन डुपॉन्ट कहता है नहीं भाई साहब, लेवरेज को भी साथ में लेना पड़ेगा। नाउ आरओआई एंड आरआई डिसीजन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रोजेक्टेड प्रोजेक्ट रिजेक्टेड अंडर आरओआई बट एक्सेप्टेड अंडर आरआई, ऐसा होता है। हमने कई बार देखा कि आरओआई में वो रिजेक्ट हो गया लेकिन आरआई के अंदर वो एक्सेप्ट हो गया। उल्टा भी होता है कि आरआई के अंदर वो रिजेक्ट हो सकता है, आरओआई के अंदर क्या हो सकता है, वो एक्सेप्ट हो सकता है। तो आपको हमेशा इसका आंसर दो वे में लिखना है कि भाई एज पर आरओआई दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड, एंड एज पर आरआई दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। दोनों आंसर लिखना है। दोनों आंसर कॉन्ट्राडिक्ट ही करेंगे कई बार, कि आरओआई बोल रहा है एक्सेप्ट करो, आरआई बोलता है रिजेक्ट करो। पर अपने को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि दोनों मेथड में आंसर अलग अलग आते हैं। चलो फिर ईवीए का जब आप सवाल करते हो तब आपको स्टेप वाइज करना है, ठीक है। आड़े धड़ कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिख लेना है, कुछ भी कैलकुलेट मत करना। स्टार्ट विथ ऑलवेज नोपेट, ऐसा लिख लेने का, स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ नोपेट। फिर पूरा नोपेट आप निकाल के रखो। अगर आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है देन सिंपली आपको लिख लेना है नोपेट इज इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 5 लाख, और उसको फिर ब्रैकेट में बंद कर दो बॉक्स में। नहीं दिया है तो ढूंढ लो वर्किंग के साथ। फिर अच्छे से वापस लिखने का, स्टेप नंबर 2 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कैपिटल। फिर उसके अंदर पहले केई निकालो, केडी निकालो, और फिर डब्ल्यूएसीसी आपको कैलकुलेट करना है। फिर स्टेप नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब ये स्टेप आप ऊपर ले सकते हो, उसका ना नहीं है, ये कोई पैटर्न नहीं है ऐसा, बट स्टेप आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 1 2 3 को ऊपर नीचे किया जा सकता है, लास्ट स्टेप हमेशा आपका यही रहेगा।
नोपेट माइनस कैपिटल चार्ज। अब देखो ये कैपिटल चार्ज, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ऐसा लिखा होता कैपिटल चार्ज इज 30,000, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू डब्ल्यूएसीसी होके ही आया है हमारे पास, तो फिर दिमाग दौड़ाने की जरूरत ही नहीं होगी। फिर कई बार क्या होता है, ऐसा नया वर्ड आता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं सर ये क्या पूछ लिया। ये कुछ किया नहीं है, सिर्फ इंग्लिश का उन्होंने जो है अलग तरीके से ट्रांसलेट करके लिख दिया है। कैपिटल चार्ज मतलब कैपिटल पे होने वाला खर्चा, पर एज ए स्टूडेंट तुम लोग यहां पे भी भूल कर देते हो। ठीक है, इतनी चीजें आपको दिलो दिमाग में फिट कर देनी है। चलिए अब ईवीए का एक क्वेश्चन करके हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं, जो जो चीजें मैंने तुम लोगों को बताई है। सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताई थी, यहाँ पे हम ऐसा लिखेंगे। चलो यहाँ पे प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ तुमको बताता हूँ। यहाँ पे हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ, फुल फॉर्म में लिखना है आपको, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। देन यू शुड मेंशन स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नोपेट। ठीक है, अब चेक करेंगे क्वेश्चन में कि भाई नोपेट रिलेटेड क्या क्या है, और कोई चीज पे ध्यान नहीं जाना चाहिए, अब सीधा नोपेट ही ढूंढना है। क्या हमारे पास कोई प्रॉफिट प्रॉफिट दिख रहा है कहीं पे भी? नो, देर इज नो प्रॉफिट डायरेक्टली अवेलेबल, नाइदर ईबीआईटी नॉर पीएटी, नथिंग इज गिवन। आप देखोगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, उसका प्रॉफिट से लेना देना नहीं, डेट इक्विटी का लेना देना नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट का नहीं, इनकम टैक्स रेट का नहीं, रिस्क फ्री रिटर्न का नहीं, मार्केट रिटर्न का नहीं है, फाइनेंशियल लेवरेज। अब लगता है ये कहां से आ गया इसके अंदर? यही वो चीजें जो अब तुमको प्रॉफिट ढूंढने में हेल्प करने वाली है। ठीक है, तो अपने डीएफएल को बेस में लेते हैं। चलो, तो डीएफएल का फॉर्मूला क्या होता है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। फिर हम इसको थोड़ा सा एलोबरेट करेंगे, डीएफएल इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। ईबीटी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ईबीआईटी माइनस आई। ठीक है, अब क्वेश्चन में जाके चेक करते हैं कि भाई कोई ईबीआईटी, ईबीआईटी तो था ही नहीं, हमें भी पता है उस चीज का। तो वापस ईबीआईटी को एज इट इज लिख लेते हैं, यहाँ पे भी मैं ईबीआईटी एज इट इज लिख लेता हूँ। आई होगा हमारे पास कहीं ना कहीं पे। सर नहीं दिया हुआ आई, आई के खाली परसेंटेज दिए हुए हैं, हमें अमाउंट चाहिए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब इसमें ई और डी दोनों आ चुके हैं, और ई और डी का रेशियो क्या दिया हुआ है अपने को? 1:4। तब हमें क्या करना पड़ेगा, डेट को अलग अलग करना पड़ेगा। तो चलो डेट को हम अलग करते हैं। अच्छा, ये 1 कौन होगा? ये 1 होगा आपका डेट, और 4 कौन होगा इसमें? इक्विटी। ये ध्यान रखना, 1 इज डेट, 4 इज इक्विटी। तब यहां पे मैं लिख लेता हूं कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल 45 लाख, और 45 लाख के मैं दो टुकड़े कर देता हूं क्योंकि आगे भी काम आएंगे। इक्विटी अलग, डेट अलग। चलो पहले डेट लिख लेता हूं क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से जाना है, तो पहले डेट फिर इक्विटी, एंड द रेशियो इज 1:4। तो 45 लाख के दो टुकड़े करूंगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा मेरा डेट में 9 लाख, और इक्विटी में मेरा आंसर आएगा 36 लाख। तो अभी तो हमें डेट की जरूरत है, तो ये डेट की अमाउंट है, दिस इज नॉट योर इंटरेस्ट अमाउंट। हमें यहाँ पे आई लिखना है। तो देखो इंटरेस्ट के परसेंटेज दिए हुए थे, कितने परसेंट था? 12%। तो 9 लाख का 12%, यू विल गेट 1,08,000। चलो आई आ गया मेरे पास, मैं आई में लिख लेता हूं 1,08,000। डीएफएल अपने को दिया हुआ है 1.1। अब इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में ले जाता हूं, तो क्या हो जाएगा 1.1 इंटू ईबीआईटी माइनस 1,08,000 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ईबीआईटी, अब 1.1 को दोनों से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 1.1 ईबीआईटी, एंड 1,08,000 को 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 1,18,800 इज इक्वल्स टू ईबीआईटी। नाउ ये माइनस की जो अमाउंट है उसको ऑपोजिट साइड में ले जाता हूं, और ये जो प्लस वाला ईबीआईटी है इसको ऑपोजिट साइड में ले आता हूं, तो ये हो जाएगा 1.1 ईबीआईटी माइनस ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 1,18,800। तो यहाँ पे कितना बचेगा अब हमारे पास? या ईबीआईटी के आगे कुछ नहीं है, तो इट इज ऑलवेज 1। तो यहाँ पे बचेगा 0.1 ईबीआईटी इज इक्वल्स टू 1,18,800।
So now EBIT is equals to 1,18,800 डिवाइड बाय 0.1। तो बताओ EBIT आपका आएगा 11,88,000। अभी हमें नोपेट ढूंढना है, अभी तो हमें सिर्फ EBIT मिला है, तो अभी ये वर्किंग कंटिन्यू चल रही है। अब मैं यहां लिखूंगा EBIT 11,88,000। इसमें से डायरेक्टली अब मैं क्या माइनस करूंगा, टैक्स। टैक्स का रेट हमको दिया है 31.2%। चलो तो मैं यहाँ पे 31.2% करूंगा इसका। करो कितना आता है 31.2%, 11,88,000 का 81734। ये डायरेक्ट अमाउंट है बेटा। 3,70,70656 डिडक्ट कर लो 17। ये हमको क्या मिल गया अब, नोपैड। तो चलो हमारा पहला काम पूरा हुआ। या इसको अलग से लिखना है या उधर उसको ऊपर ही अपने 344। चलो फर्स्ट वर्क कंप्लीटेड। अच्छा अब एक और चीज जो मैं तुमको बता रहा हूँ, अभी तक आपने देखा होगा टैक्स रेट जो है वो 30%, 40%। ठीक है, यहाँ पे क्यों 31.2% दिया हुआ है? कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं आपको ऐसा लिख के दूं कि भाई टैक्स रेट 30%, सेज 3%, देन व्हाट यू विल डू? नो, नॉट 33%, ध्यान रखना 30 का 3% करो, 0.9। then your effective tax rate will be considered as 30.9%। ये चीज खास ध्यान रखना। सेल्स टैक्स के ऊपर लगता है, वो टैक्स नहीं है, वो टैक्स अमाउंट के ऊपर लगता है। जैसे मैं आपको बोलूं कि भाई आपने धंधे में 2,000 रुपए कमाए, तो सरकार बोलेगी लाओ 30% टैक्स, तो आप कितना भरोगे? 600 रुपया भरोगे। अब इस 600 के ऊपर 3% आपको सेज देना पड़ता है, एजुकेशन सेज एंड हायर एजुकेशन सेज गवर्नमेंट चार्ज करती है। पर वो 2,000 पे चार्ज नहीं होगा, वो किस पे चार्ज होगा? 600 पे होगा। तो 600 का मैं 3% करूंगा तो कितना आएगा? 18। अब आप देखो टोटल टैक्स कितना लगा आपको? 618। अब इफेक्टिव टैक्स रेट निकालना है तो टैक्स अमाउंट डिवाइड बाय इनकम करो, 30.9 आना चाहिए, इंटू 100 कर दो, यू विल गेट 30.9%। क्लियर? सो ये खास ध्यान रखना, अमाउंट में हो तो ऐसे कर देंगे और इस तरीके से दे दिया जा सकता है एग्जाम में। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा नहीं बोल सकते सर ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, ये कॉमन सेंस में आता है। ठीक है, इंस्टीट्यूट इतना एक्सपेक्ट करता है कि लोगों को इनकम टैक्स और सेल्स के बारे में पता हो। चलो नोपेट के बाद अब हमारा आता है अगला स्टेप। स्टेप नंबर 2 अपने क्या कैलकुलेट कर देते हैं अब? WACC। ठीक है, WACC अगर आपको नॉर्मल पैटर्न से जाना है तो वो बेटर रहेगा आपके लिए। इक्विटी और डेट, इक्विटी की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 36 लाख, डेट की अमाउंट हमने कैलकुलेट की थी 9 लाख, टोटल 45 लाख। नाउ वी कैन कैलकुलेट वेट। तो वेट आपका यहाँ पे आएगा 0.8 और यहाँ पे आ जाएगा 0.1 KI। तब इसके लिए अपने को कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले KE निकालेंगे। तो चेक करो, सॉरी हाँ 0.2। चलो KE ढूंढते अपने, किधर गया KE? डायरेक्टली नहीं दिया, CAPM मॉडल आपको दिया हुआ है, ये दो इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन से पता चल जाता है अपने को। ठीक है, बट अब यहाँ पे ध्यान रखना मार्केट रेट ऑफ रिटर्न एंड प्रीमियम, इसमें फर्क होता है, याद हो तो। प्रीमियम का मतलब इट इज ऑलरेडी RM माइनस RF। जो हमारा फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है हमारा KE का CAPM मॉडल में? RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF। अगर रिस्क प्रीमियम दिया है तो डायरेक्टली ये वाली अमाउंट माइनस करके दी हुई है। ठीक है, तो अब यहां पे नहीं दिया हुआ। चलो रिस्क फ्री रेट अपने को कितना दिया हुआ है, कितना परसेंट है? 10%। आइदर यू कैन राइट 0.10। बीटा कितना है अपने पास? 1.40। अच्छा बहुत सारे बीटा दिए होते तो जो हाईएस्ट बीटा होगा वो अपने को कंसीडर करना है, मॉड्यूल में ऐसा सवाल है। चलो RM कितना दिया हुआ है अपने को? 15%, तो 0.15 और यहाँ पे मैं लिख लूंगा 0.10। अगर यहाँ पे 0.10 लिख रहे हो तो सब में फिर अमाउंट है वैसे ही लिखना आप, पर ध्यान रखना बीटा परसेंटेज में नहीं होता है, फिर ये गड़बड़ हो जाती, फिर आप यहाँ पे लिखते हो 15 माइनस 10। ऐसा तो नहीं होगा, बट पैटर्न यूनिफॉर्म रखो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलो 0.10 और यहाँ पे हो जाएगा 1.40 इंटू 0.05, 0.10, 1.40 इंटू 0.05,
0.07 प्लस 0.10 करेंगे तो इट विल बिकम 0.17 और वी कैन से इट इज 17%। ये केई आ गया। नाउ बात करते हैं केडी की। केडी के परसेंटेज हमको दिए हुए थे 12%, तो 0.12 लिख सकता हूं मैं, और टैक्स रेट 1 माइनस 0.312। ये भी ध्यान रखना, अगर ये भी करना नहीं आता तो कैलसी में कर लेने का, 31.2 डिवाइड बाय 100, एक जीरो इधर उधर हो गया तो हो जाएगा हैप्पी बर्थडे। चलो 0.12 1 माइनस 0.312 कितना होता है? 0 पॉइंट मल्टीप्लाई कर दो। बोलो कितना आ रहा है केडी? 8.26 बराबर। ये डायरेक्ट परसेंटेज में कर दिया हमने। क्लियर यहां तक? चलो अब ये दो चीजें आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि भाई सर ये तो आ गया 0.17, ये आया 0.86 है ना, तो 0.0826। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वेट और के आई को। 0.136 से 0.0136, 4 डिजिट तक बोलने का आंसर हमेशा इसमें। भाई यार राउंड फिगर आ रहा है तो 0.136 ही लिखेंगे, अदरवाइज 4 डिजिट तक जा रहा है तो 4 डिजिट तक करो। कितना ही आ रहा है? चलो नाउ 0.2 इंटू 0.0826, 0.0 टोटल 0.15 और वी कैन से 15.25%। देखो एक तो ये ऐसे टेबल बना के आप जैसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल में करते थे वैसे करो, या फिर जैसे ही आपके पास केडी और केई आ गया देन आप ऐसा भी कर सकते थे। देखो वेट इसमें बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ था 1:4 करके, एंड वी नो दैट कि 1 इज डेट एंड 4 इज इक्विटी। तो 1:4 का मतलब क्या हुआ? दिस इज 20% एंड दिस इज 80%, मतलब दिस इज 0.20 एंड दिस इज 0.80। तो डायरेक्टली भी कर सकते थे। आपका डेट कितना आया था? 0.0826 इंटू 0.20 प्लस इक्विटी कितना आया था? 0.17 और उसका वेट है 0.80। ये भी सॉल्व करते तो आपका आंसर वही आएगा 15.25%। ठीक है। चलो तो अब हमारे पास केओ अवेलेबल हो गया है। अब हम ले लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड वैसे तो हमने ऑलरेडी ऊपर बाइफरकेट कर दिया है, बट फिर भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक बार। स्टेप नंबर 3, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी प्लस डेट इज इक्वल्स टू डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन 45 लाख। अच्छा डायरेक्टली ना भी दे, कई बार आपको डेट दे दिया है और 1:4 दे दिया होता, तो जैसे मैं आपको बोलता क्वेश्चन में कि डेट इज 9 लाख एंड डेट इक्विटी रेशियो इज 1:4, तो इक्विटी ढूंढ सकते थे ना आप। 1 पे 9 लाख तो 4 पे कितना, तो 36 लाख आपका इक्विटी हो जाता। तो 9 प्लस 36 कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 45 लाख हो जाता। चलो नाउ हम कैलकुलेट कर देते हैं ईवीए। फिर वापस फॉर्मूला लगाएंगे, नोपेट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू केओ। नोपेट आया था अपना कुछ, नहीं 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 नहीं, 8,17,344। नोपेट इज 8,17,344 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 45 लाख इंटू 15.25%। सो 8,17,344 मल्टीप्लाई करो, आई थिंक 686,250 आ रहा है। 250 हाँ, अब माइनस कर देते हैं अपने 131,094। हेंस अब ऐसा लिखने का, ईवीए इज ग्रेटर देन 0, वैल्यू हैज बीन क्रिएटेड। ये प्रॉपर आंसर। फिर एग्जामिनर करेगा ओके डन, 7 पूरे। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन के साथ इसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे से अगर आप प्रेजेंट करोगे देन डेफिनेटली यू विल गेट द फुल मार्क्स। देखो लिखा भी है, कैलकुलेट ईवी एंड कमेंट ऑन योर आंसर, और लिखा है अप्रोक्सीमेट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब पॉइंट के बाद आपको 2 डिजिट तक लेना है। लेकिन जब आप कोई परसेंटेज को इस तरीके से डिनोट करते हो तो हमेशा 4 डिजिट तक लेना। आप समझो 2 डेसिमल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? 15.25%। लेकिन जब आप पॉइंट में लिखते हो तो यू शुड राइट लाइक दिस 0.1525।
तो फिर ऐसा मत समझना सर ये तो 4 डेसिमल पॉइंट हुआ, ये 4 डेसिमल नहीं, ये 2 डेसिमल ही कहलाएगा, इंटू 100 करना पड़ता है। क्लियर? और ये जो लिखा है कमेंट ऑन योर आंसर, इसके 2 मार्क होते हैं, ध्यान रख लेना। तो 5 मार्क का ईवी होगा, 2 मार्क का आपका कमेंट हो जाएगा। चलिए फटाफट अगला सवाल अपने लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो, कुछ है नहीं इसके अंदर रॉकेट साइंस, बट इसके अंदर बस सेलिंग प्राइस, पीवी रेशियो एंड एमओएस और फिक्स कॉस्ट आपको दी हुई है, तो इसकी हेल्प से आप इजीली ये सब इंफॉर्मेशन आपको ईबीआईटी कैलकुलेट करने के लिए दी हुई है। ठीक है, बाकी आपके केओ के लिए आप देखो, आपको यहाँ पे मार्केट रेट दे दिया है, रिस्क फ्री दे दिया है, बीटा दे दिया है, केई मिल जाएगा, डेट इक्विटी दिया हुआ है आपको, और ये देखो डेट के परसेंटेज आपको यहाँ पे दिए हुए बैलेंस शीट के अंदर, नीचे ना दिए हो तो बैलेंस शीट देख लेने की। चलो अगर आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हो तो आप सिर्फ ये 3 चीजें ही कंसीडर करोगे, ध्यान रख लेना, डेप्री मत ले लेना उसके अंदर। पड़ी। चलो आगे बढ़ते हैं अपने, ये सवाल जो भी रिसेंटली पूछा गया था एग्जाम के अंदर, और इसके अंदर आप देखो इन्होंने आरओई भी पूछ लिया इसमें, एक ही क्वेश्चन में इन्होंने ईवीए भी पूछ लिया, और बोले कि इनके रिलेशन को भी डिस्कस करो, आरओई एंड ईवीए के, जो मैं आपको पहले ही थ्योरी में आपको समझा चुका हूं कि आरओई जो है वो सिर्फ एफिशिएंसी पे फोकस करता है, ईवीए जो है वो साथ में रिस्क को भी फोकस करता है, तो उसके रिलेटेड 2 लाइनें अच्छे से प्रेजेंट कर देने की। और यहाँ पे भी देखो पूछा इन्होंने ईवीए के साथ, इंटरप्रीट वेदर द कंपनी इज क्रिएटिंग और डिस्ट्रॉइंग द शेयर होल्डर्स वैल्यू। तो अगर लेस देन 0 आया तो डिस्ट्रॉइंग, मोर देन 0 आया तो क्रिएटेड, और इज इक्वल्स टू हुआ तो नॉर्मल। चलो अब इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो अपने को समझनी है, डूपॉन्ट। तो पहले अपने डूपॉन्ट के हिसाब से समझते हैं। आरओई कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ डूपॉन्ट फॉर्मूला। डूपॉन्ट का फॉर्मूला क्या था अपना, नेट इनकम अपॉन सेल्स, विच इज अवर मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, इनटू असेट टर्नओवर। असेट टर्नओवर का फॉर्मूला क्या है अपना, सेल्स अपॉन असेट इनटू, फिर यहां पे आता है इक्विटी मल्टीप्लायर, जो नई चीज थी, और इक्विटी मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला था, एसेट अपॉन इक्विटी। व्हेन यू टॉकिंग अबाउट इक्विटी, इक्विटी का मतलब हमेशा शेयर होल्डर फंड के साथ ही होगा। ठीक है, तो ये पहले फॉर्मूला कोट कर दिया। अब हम ढूंढते हमारे रिलेटेड वाली इंफॉर्मेशन, लेकिन मैंने आपको बताया था जब आप यहाँ पे नेट इनकम की बात कर रहे हो देन यू शुड कंसीडर पीएटी। तो पहले चेक करते भाई हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, सारी चीजें फॉर्मूले में डालना शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, नेट ऑपरेटिंग इनकम बिफोर कितना दिया है, और टैक्स रेट, तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, तो दिस इज योर ईबीआईटी, नेट ऑपरेटिंग इनकम बोला है, आप समझो। नेट ऑपरेटिंग इनकम का मतलब ही क्या होता है आपका नॉर्मली, तो दिस इज इनकम बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपको दिया हुआ है, ये ईबीआईटी ही दिया है आपको पूरा का पूरा। फिर ऐसा मत समझ लेना ये पीबीटी नहीं है आपका जो डायरेक्टली टैक्स माइनस करोगे आप, दिस इज योर ईबीआईटी। तो चलो मैं यहाँ पे नेट इनकम कैलकुलेट कर देता हूं। मेरे को दिया है क्वेश्चन में इन लोगों ने ईबीआईटी, ईबीआईटी कितना दिया हुआ अपने को, 1 लाख, माइनस क्या करेंगे हम पहले, इंटरेस्ट। चलो अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी एक कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है कि सर ईबीआईटी दिया है ना तो हम तो सीधा टैक्स ही माइनस करेंगे, नोपेट निकालना है, पर नोपेट नहीं निकालना है, आपको सम ईवीए का है, लेकिन पूछा यहाँ पे आरओई है, आरओई में नोपेट नहीं होता है, ध्यान रखना। हम आरओई की कैलकुलेशन में यहाँ पे जो नेट इनकम ले रहे हैं ना उसकी बात चल रही है, तो यहाँ पे ईबीआईटी में से इंटरेस्ट माइनस करेंगे। कहाँ पे इंटरेस्ट देखो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, अब यहाँ फंस जाता है बच्चा, दिस इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स, मतलब इसमें से टैक्स क्या हो चुका है। तो अब एक काम आपको करना पड़ेगा, इसको पहले बिफोर टैक्स कर देना पड़ेगा। कैसे करेंगे बिफोर टैक्स, कि भाई बिफोर 100 था, 25% टैक्स माइनस किया तो आफ्टर कितना होता है, 75 पे अमाउंट दी है अपने को 20,000, तो बताओ 100 पे कितना, 26,667, ये आपका हुआ इंटरेस्ट, नॉर्मल वाला इंटरेस्ट आया जो हम यहाँ पे लिखते हैं, 26,667 माइनस करो
93,333। अब इसमें से हम टैक्स माइनस करेंगे, कितने परसेंट है? करो, 20% है, 25 करो। 93,333 का 25%, 23,333। ठीक है, राउंड फिगर अपने रखते हैं ना। कब पड़ी? अच्छा, अब देखो, आपको दूसरा रास्ता बताओ। ये तो ऑलरेडी आफ्टर टैक्स था। कौन सी अमाउंट थी आफ्टर टैक्स में इसकी? 20,000। हमने इसको बिफोर करके नॉर्मल सिनेरियो में लेके आए। अगर आपको इसको नॉर्मल नहीं करना है तो कोई बात नहीं, आप समझो ये 1,20,000 है, और दूसरा हमारे पास एक इंटरेस्ट कंपोनेंट था, वो कितना था? 20। पर इसमें से तो टैक्स की इफेक्ट आ चुकी है, तो अब हम क्या करेंगे? इसमें टैक्स की इफेक्ट नहीं आई, तो खाली इसमें से टैक्स माइनस करो पहले। 25% करूंगा तो मैं 30,000 होगा। तो ये भी अब आफ्टर टैक्स हो गया, ये भी आफ्टर टैक्स है। सॉरी, 90 होगा। ये भी आफ्टर है, ये भी आफ्टर है। अब 90 में से डायरेक्टली क्या माइनस कर दो? 20। कितना बचेगा? 70,000 बचेगा आपका। ठीक है, ये भी एक तरीका है। बट कंफ्यूजन ना हो तो सीधा सादा ट्रेडिशनल पैटर्न से आप जा सकते हो। अगर दिमाग ना चले तो अपने तो भैया आफ्टर है तो भाई सर इसको तो बिफोर करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद हम इन टैक्स जो है वो माइनस करते हैं। तो इफ इट इज ऑलरेडी आफ्टर टैक्स तो फिर आपको इसको बिफोर कर देना है। चलिए, यहां पे आ गया हमारे पास नेट इनकम आ गई। अब हम हमारे वापस ओरिजिनल फॉर्मूले में जाते हैं। नेट इनकम हम ले रहे हैं 70,000 डिवाइड बाय, क्या हमारे पास सेल्स है अवेलेबल? यस, 12 लाख रुपया हमको सेल्स दिया हुआ है। सो डिवाइड बाय 12 लाख। अब रुक जाओ, पहले पहले सारे फॉर्मूला की अमाउंटें लिखने दो। सेल्स वापस लिख लेता हूं मैं, 12 लाख, डिवाइड बाय असेट, असेट असेट असेट, टोटल असेट इज गिवन 8 लाख, इनटू टोटल असेट 8 लाख, डिवाइड बाय इक्विटी मल्टीप्लायर। इक्विटी मल्टीप्लायर मतलब, सॉरी, इक्विटी, इक्विटी दी हुई है अपने को 4 लाख। अगर इक्विटी और रिजर्व अलग अलग दिए होते तो दोनों को प्लस करके आपको लिखना है। ठीक है, चलो करो। 70,000 डिवाइड बाय 1,20,000, अरे सॉरी 12 लाख। हम्म ओ भाई, शुक्र हो, चलो। 0.058 इंटू 12 डिवाइड बाय 8, 1 पॉइंट। इसमें भी मैं आपको एक चीज बताने वाला हूँ, ये 0.05833 वाला अभी तो यही लिख रहे हैं अपने। हाँ, कितना है? 1 पॉइंट इंटू 2, करो मल्टीप्लाई जरा। 0.17, मतलब वी कैन से दिस इज 17 पॉइंट। अब ध्यान रखना, जब आप यहाँ पे पॉइंट में लिख रहे हो तो यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना। अब अगर आप इसको यही पे परसेंटेज में देखो, ये जो 3 फॉर्मूले थे, इन 3 फॉर्मूलों में से ये वाला एक फॉर्मूला है जो सिर्फ किस में होता है, बाकी दोनों परसेंटेज में नहीं होते। तो अगर आप इसको डायरेक्टली परसेंटेज में लिख लेते हो, लाइक 5.833, तो आपको डायरेक्टली 17.5 ही आंसर आएगा। अगर पहले परसेंटेज में नहीं लिख रहे हो तो बाद में परसेंटेज में जरूर कन्वर्ट करना। क्लियर? ये है डुपॉन्ट। डुपॉन्ट में कुछ है ही नहीं, डुपॉन्ट इधर आया खाली, इक्विटी मल्टीप्लायर। चलो, अब ईवीए निकालना है अपने को। ईवीए में अपने को क्या क्या चाहिएगा? सबसे पहले नोपैड चाहिए। अब ध्यान रखना, अब ऐसा समझ लेने का पूरा सम अपने जीरो से कर रहे हैं। तो अब आपके पास ईबीआईटी तो है, ईबीआईटी में से सीधा क्या माइनस कर दोगे आप, तो नोपैड आ जाएगा। क्लियर? ठीक है, फिर दूसरा अपने को क्या चाहिए? सर डब्ल्यूएसीसी दे दिया है। और क्या चाहिए अपने को? कैपिटल एम्प्लॉयड दे दिया है, कुछ था ही नहीं इसके अंदर। 6 लाख का 10% 60,000, और 1,20,000 जो ईबीआईटी था उसमें से सीधा 25% टैक्स माइनस करूँ तो 90,000 आता है। 90,000 माइनस 60,000, ईवी हो गया आपका 30,000। खत्म। तो इंस्टीट्यूट ने यहां पे आप लोगों को फंसाया था पिछली एग्जाम में, जो लोगों ने एग्जाम दी थी। क्योंकि कोई करता ही नहीं है, बोले दिखता ही नहीं डुपॉन्ट है कहाँ पूरी बुक में। चलो, तो ईवीए का पूरा टॉपिक अपना समाप्त हुआ।
चलिए अभी अपने देख लेते हैं लर्निंग कर्व। लास्ट ईयर जो एग्जाम हुई थी अभी लास्ट टर्म के अंदर दिसंबर 25 के अंदर, उसका अपने क्वेश्चन देखते हैं एक बार कि CSLLP has designed a new type of sailing boat and they have just completed initial run of, अब ध्यान रखना, दे जस्ट हैव कंप्लीटेड इनिशियल रन ऑफ 30 बोट्स, मतलब 30 बोट एक साथ बनी है और 30 का ही खर्चा दिया है आपको। फॉलोइंग कॉस्ट मतलब ये 30 का खर्चा है, एक का नहीं है। तो जब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे तब भी हमें ध्यान रखना है। मटेरियल दिया है, लेबर दिया है, टूलिंग कॉस्ट विच इज रीयूजेबल, वेरिएबल ओवरहेड दिया है, फिक्स ओवरहेड दिया है। द फर्म हैज बीन आस्क्ड टू बिड ऑन अ प्रोस्पेक्टिव कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ 90 बोट। आपके पास 90 बोट के लिए आपको एक कोटेशन देना है, ठीक है, आपको एक प्राइस कोट करनी है। लर्निंग कर्व 80% है। मार्केटिंग डायरेक्टर बिलीव दैट कोटेशन इज अनलाइकली टू बी एक्सेप्टेड if it exceed rupees 1,10,000. As the company is in short of work, he believe that contract is vital. You are required to calculate the profit and loss if the contract is accepted at 1,10,000. ठीक है, तो एक एडिशनल उन्होंने एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है, वो पॉइंट इसके अंदर उन्होंने डाला है। तो पहला काम तो हम 90 बोट बनाएंगे, तो हम प्राइस क्या कोट करेंगे पहले वो देख लेते हैं अपने। चलो, तो उसके लिए लर्निंग कर्व की इफेक्ट के साथ अपने को वर्किंग करनी होगी। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट फॉर 90 बोट्स। सबसे पहले हमको क्वेश्चन में दिया है डायरेक्ट मटेरियल, फिर हमको क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट वेजेस, फिर हमको क्या दिए हुए हैं, वेरिएबल ओवरहेड, ठीक है। और क्या क्या था अपने पास, देखो जो रीयूजेबल है उसका खर्चा एक बार आ गया, दोबारा कंसीडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो मल्टीपल टाइम यूज होने वाली चीज है। दूसरा, फिक्स ओवरहेड भी हमको कंसीडर नहीं करना है, हम सिर्फ तीन ही खर्चे यूज करेंगे, मटेरियल, लेबर एंड वेरिएबल ओवरहेड। ओके। अब इस क्वेश्चन के अंदर आप ध्यान से देखो तो 30 बोट बनाने में टाइम कितना लगा वो तो दिया ही नहीं, पर यहां पे इन्होंने बोला है कि भाई 1 घंटे का रेट किया है 0.50 और टोटल अमाउंट कितनी आई 3,000। तो नॉर्मली तो यही होता है ना, लेबर आवर इंटू लेबर रेट इज इक्वल्स टू 3,000। लेबर आवर्स नहीं है मेरे पास लेकिन लेबर रेट तो है, तो लेबर आवर्स मिल जाएंगे मुझे। तो लेबर आवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3,000 डिवाइड बाय 0.50, कितना आएगा, मतलब 30 बोट बनाने में कितना टाइम लगा आपको, 6,000 आवर्स लगे। चलो, अब यहाँ पे मुझे ये टोटल कॉस्ट मिल जाने वाली है, तो मैं यहाँ पे मटेरियल पहले लिख लेते हैं, वेरिएबल ओवरहेड आवर्स के बेस पे तो वो नहीं लिख पाएंगे। मटेरियल आप देखो आपको कितना दिया है, पर 21 बोट का नहीं है, ध्यान रखना, मल्टीप्लाई विद 90 मत कर देना, ये 30 बोट का 20,000 है, तो 90 बोट्स का कितना, इंटू 3 कर दो। फिर यहाँ पे मैं लिख लेता हूं वर्किंग नोट नंबर 1, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर दूंगा ऐसा वर्किंग नोट नंबर 1, और फिर नीचे अपने वर्किंग नोट नंबर 1 करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर्स with the help of learning curve, unit hours और टोटल आवर्स। यूनिट में पहले लिखूंगा 1, मेरे पास डेटा 30 का है तो 1 के सामने मैं आवर्स लिखूंगा, सॉरी 6,000 थे ना, 6,000, तो 30 बोट में टोटल हो गया हमारा 6,000, राइट। अब लर्निंग कर 80% है, तब यहाँ ध्यान रखना 2, और यहाँ पे कितना लिखूंगा मैं 60। अब यहाँ पे जो आवर्स है 6,000 इंटू 80% हो जाएगा, तो इट विल बी 4,800। नाउ 4,800 इंटू 60 नहीं करना है, इंटू 2 करना है, तो 4,800 मल्टीप्लाई विथ 2, टोटल हो जाएगा 9,600। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे 2 के बाद 4, तो 60 के बाद यहाँ पे होगा 120, सो 4,800। अब गलती कई बार ये भी होती है कि 96 लिख लेते हैं बच्चे यहाँ पे, नहीं, आपको इसके ऊपर वाले आवर्स ही लिखने हैं, 4,800 का 80%, 3,840, नाउ 3,840 इंटू 4 हो जाएगा, राइट। अब अपने को तो 90 का चाहिए था, तो अपने क्या करेंगे 490, माइनस वाले सिस्टम से ही जाना होता है। सो 120 में से मैं 30 माइनस करूंगा तो 90 मिल जाएगा। सो 15,360 में से मैं 6,000 माइनस कर देता हूं, इतने लेबर आवर्स लगे, और एक लेबर आवर का रेट था 0.50, तो इंटू 0.50 कर दो।
9360 into 0.50 46 और वेरिएबल ओवरहेड का भी कर दो, सेम ही आएगा उन दोनों में। कितना है, वही आएगा ना। देखो यहाँ पे है ना एक गड़बड़ है, ये बराबर है अपने 9360। अब यहाँ पे जब हम कॉस्ट लिख रहे हैं तो ये 0.50 लिखा है अभी मैंने। अब आप यहाँ ध्यान पे दो, कहाँ लिखा है लेबर के आगे कि लेबर का रेट 0.50 है। ये जो रेट था ये तो किसका था, वेरिएबल का रेट है 0.50 पर लेबर आवर। मतलब आप समझो दोनों में लेबर आवर सेम होंगे लेकिन रेट थोड़ी सेम होगा दोनों का। मजदूरों को डायरेक्ट लेबर को पेमेंट करने का रेट अलग होगा, खर्चों का पेमेंट करने का रेट अलग होता है। खर्चों को पेमेंट करने का रेट 0.50 है। सो अब हम लेबर रेट कैसे निकालेंगे, तो आपको ये चीज तो पता है कि दोनों में आवर्स कितने हैं, 6000 ही होंगे। भाई लेबर आवर्स दोनों में सेम रहते हैं, रेट सेम नहीं रहता। अब यहां पे आप देखो 6000 आवर्स और 50 पैसा एक का है तो टोटल कितना हुआ, 3000 हुआ। अब यहाँ पे 6000 आवर्स है और टोटल अमाउंट कितनी है, मतलब यहाँ पे रेट क्या आया होगा, 4 रुपीज। सो डायरेक्ट लेबर के आवरली रेट 4 आएगा यहाँ पे। अपने बाई मिस्टेक 0.40 वेरिएबल वाला ले लिया था। चलो यहाँ पे 9360 इंटू 4 कर देते हैं अपने, और वेरिएबल में 9360 इंटू 0.5 होगा, कितना हुआ 37440। टोटल मार दो, ये आपकी क्या आई, टोटल कॉस्ट आई। राइट, इतने में आपको पड़ेगा लर्निंग कर्व की इफेक्ट के साथ 90 बोट। अब आप समझ रहे हो, एक ऑर्डर आया था आपके पास, कितने में दे रहा है वो, 90 बोट के लिए 1,10,000 देने के लिए तैयार है। और यहाँ पे क्या लिखा था, द कोटेशन इज अनलाइकली टू बी एक्सेप्टेड। बोले एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर आपकी कॉस्ट कितने से आगे चली जाती थी, 1,10 से आगे जाती है। तो यहाँ पे तो 1,10 से कम है, तो एक्सेप्ट ही करेंगे, सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा है अपने को। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो भी बता देते हैं, पूछा था ये भी, कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। सो प्रॉफिट 1,10,000 माइनस 102,120 78। ठीक है, फिर अपने लिख सकते हैं कि भाई जो ऑफर था वो आपको एक्सेप्ट करना चाहिए क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है। और अगर कॉस्ट ज्यादा आती तो नेगेटिव कमेंट लिखते हैं, भाई नहीं करेंगे हमको तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है। खपड़ी, तो बहुत इजी है लर्निंग कर्व। चलिए अब एलसी का अपने एक लॉग टेबल वाला जो सवाल है, ये भी बहुत इजी है। पहले पढ़ देते हैं, देखो क्या लिखा हुआ है कि मैन्युफैक्चर निटोस लिमिटेड मैन्युफैक्चर ऑफ फाउंटेन पेन रिसीव्ड एन ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट। 16 यूनिट का ऑर्डर आया है। ठीक है, द फर्स्ट यूनिट बनाने में, पहला यूनिट बनाने में कितने घंटे लग रहे हैं, 20 घंटे। एंड द प्रोडक्शन मैनेजर एक्सपेक्ट 80% लर्निंग कर्व इंडेक्स माइनस 0.322 लर्निंग इफेक्ट फॉर दिस टाइप ऑफ ऑपरेशन। सो फार 6 यूनिट्स हैव बीन कंप्लीटेड एंड अ टोटल ऑफ 81.91 लेबर आवर्स हैव बीन रिकॉर्डेड। बोले इतने यूनिट बन गए और इतना हमने रिकॉर्ड कर दिया है। अब आपको जो डेटा दिया है वो कितने यूनिट का दिया है वो ध्यान रखने का, हमको एक ही यूनिट का डेटा दिया। अब आधे से ज्यादा बच्चे हैं ना इसको नॉर्मल मेथड से सॉल्व कर देते हैं, बोले डबलिंग से कर देते हैं, एक भी मार्क्स मिलने वाला नहीं है व्हेन द लॉग इज गिवन इन द क्वेश्चन, ध्यान रखना। तो आपको लॉग से ही उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब आपको एक फाउंटेन पेन का सारा डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। एनालिसिस द एस्टिमेटेड सेल्स प्राइस ऑफ द फाउंटेन पेन फॉर द इनिशियल ऑर्डर ऑफ 16 यूनिट्स। ठीक है, 16 यूनिट्स के लिए अपने क्या प्राइस रखेंगे वो अपने को ध्यान रखना है। अभी कितनी चल रही है प्राइस, एक यूनिट पे 300 रुपया चल रही है। 16 यूनिट बनाएंगे तो लर्निंग कर्व के साथ प्राइस कितनी होगी वो अपने को चेक करना है। फिर लिखा है मिनिमम कोटेड प्राइस पर यूनिट इफ रिपीट ऑर्डर ऑफ 20 यूनिट। ध्यान रखना फ्रेश ऑर्डर नहीं है, इट इज अ रिपीट ऑर्डर, मतलब 16 के बाद 20 का ऑर्डर और मिलने वाला है आपको। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे नॉर्मली वैल्यूज सबकी दे दी है, 4 की, 16 की, 20 की, 30 की एंड 36 की। चलो सबसे पहले अपने कॉस्ट शीट में क्या क्या आने वाला है वो सारी चीजें अपने लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं अपने डायरेक्ट मटेरियल, अपने को कितने का ऑर्डर मिला है, 16 का।
चलो एक पेन का भाव क्या है, 20 रुपया, तो 16 × 20, 320। चलो फिर अपने लेते हैं डायरेक्ट लेबर, जो तो हमको वर्किंग नोट करके कैलकुलेट करना है, वर्किंग नोट नंबर 1। फिर वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड में देख लेने का क्या ये आवर्स पे है, यस लेबर आवर्स पे दिया हुआ है, मतलब ये भी किस पे डिपेंड हो गया, लेबर आवर्स पे, तो इसमें भी वर्किंग नोट चेक करेंगे अपने। चलो यहाँ पे भी अपनी वर्किंग नोट आ जाएगी। चलो वेरिएबल ओवरहेड के बाद और कोई खर्चा है भाई? ₹5 लेबर। और यहाँ पे है ना, देखो एक बहुत इंस्टीट्यूट की मिस्टेक है, वो एक क्वेश्चन में लेबर आवर के बेस पे फिक्स ओवरहेड होता है तो लेते, एक क्वेश्चन में नहीं लेते। जैसे देखो इसके पहले वाला हमने सवाल किया था, कहाँ गया, नीचे था सॉरी। यहाँ पे भी देखो अपने फिक्स ओवरहेड किसके ऊपर थे, लेबर आवर्स के ऊपर। तब ये क्वेश्चन अराइज होता है, इस क्वेश्चन में हमने तो नहीं गिना हुआ था, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, गिनना चाहिए कि नहीं गिनना चाहिए? अब समझ लेना, यहाँ पे भी अपने को वो चीज करनी चाहिए, इन्होंने भली नहीं की, इंस्टीट्यूट ने सजेस्टेड आंसर में नहीं किया हुआ है, हमको यहाँ पे फिक्स कॉस्ट ऐड करनी चाहिए। रीजन, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, अगर सिंपली मैं फिक्स कॉस्ट बोलूं आपको कि 5,000, कोई लेबर और वेबर और नहीं, तो हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा अब ये इसमें होगा क्या, आपको नुकसान क्या होगा कि इंस्टीट्यूट के आंसर दोनों बार अलग अलग हो रहे हैं, हमारे पास सबसे बढ़िया आंसर होता है नोट, fixed overhead is based on labor hour, that's why we have considered it, सीधा आंसर, fixed overhead is based on labor hour, that's why we have considered it। ठीक है, क्योंकि वो एब्जॉर्प्शन सिस्टम पे, अपोर्शन सिस्टम पे है इसलिए। चलो इसमें भी देखो वर्ड भी दिया होगा शायद, आई थिंक था कहीं पे, मैंने पढ़ा अभी, ये देखो अपोर्शन वर्ड दिया हुआ है, ना दिया हो फिर भी लेबर आवर पे हो तो अपने को कंसीडर कर लेना है। ठीक है, चलो अब अपने काम करते हैं, फिक्स ओवरहेड, अब ये भी लेबर आवर्स पे है, तो ये भी जब तक लेबर आवर्स मिलेंगे नहीं तब तक ये भी आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। और कुछ है नहीं, इसके बाद हमको क्या मिलेगा, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना चल रहा है इनका, 20% ऑन कॉस्ट, तो जो भी हमारी टोटल कॉस्ट आएगी उसका 20% करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, सेलिंग प्राइस मिल जाएगी। ओके, चलो और सेलिंग प्राइस को आप 16 से डिवाइड कर देना, क्योंकि हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो 16 पेन का कर रहे हैं, 16 से जैसे ही डिवाइड करोगे आपको मिल जाएगी सेलिंग प्राइस पर यूनिट। चलो अब अपने वर्किंग करते हैं कि भाई लेबर आवर्स कैसे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला याद है किसी को, लॉग टेबल में क्या था, ए एक्स बी, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स बी। ए का मतलब, एक का मतलब यूनिट प्रोड्यूस, हम्म, जितने यूनिट बने। पक्का, ए का मतलब होता है फर्स्ट यूनिट को बनाने का टाइम, टाइम टेकन टू प्रोड्यूस फर्स्ट यूनिट। तो देखो फर्स्ट यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा है, यहाँ पे लिखा था 20 घंटे, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 20 घंटे। एक्स का मतलब होगा नंबर ऑफ यूनिट जिसके लिए आप वर्किंग कर रहे हो, 16 यूनिट्स के लिए हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा 16। अब यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन उल्टी पुल्टी कर दी तो गए काम से। और इसके ऊपर बी है, बी का मतलब यहाँ पे आपको लिखा हुआ था -0.322, इंडेक्स वैल्यू जो होती है वो लिखने की। क्लियर, अब देखो ये 20 को एज इट इज लिखने का, ये 16 - 0.322 इसकी वैल्यू आपको यहाँ पे दी हुई है। अब देखो आप कंफ्यूज कहाँ पे हो गए, देखो 16 की भी वैल्यू दी है और किसकी दी है, और आपने 20 इधर उधर कर दिया तो आप गए काम से। अपने को 16 वाली लेनी है, कितनी वैल्यू, 0.4095, तो इसको ऐसा लिखेंगे 20 पॉइंट क्या था आंसर, 4095, मल्टीप्लाई कर दो 8.19। ओके, कितने यूनिट के लिए, अच्छा ये ध्यान रखना, ये वाई का मतलब होता है एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगा। ठीक है, अब हम कितने यूनिट का ऑर्डर है हमारे पास, तो 16 × 8.19 जरूर करना है, तो टोटल टाइम 131.04 आवर्स हमको लगेगा 16 यूनिट के पे बनाने पे। अब यहाँ पे हम डाल देते, हमारे पास सबके आगे आवर्स 131.04
04। अब लेबर आवर का रेट आपको यहाँ पे मेंशन है 6 रुपया, वेरिएबल में 0.50 और फिक्स में कितना है 5। तो इनके रिस्पेक्टिव रेट से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 6, 131.04 इंटू 0.50 एंड 131.04 इंटू 5। चलो ये हो जाएगा आई थिंक सो आपका 786.24, 65.52 और 655.20। टोटल हो जाएगा आपका 1826.96। इसका 20% करेंगे अपने तो अपना आंसर हो जाएगा 365.39 का प्रॉफिट। टोटल सेल्स 2192.35 डिवाइड बाय 16 कर दो तो आपको सेलिंग प्राइस मिल जाएगी 137.02। मतलब एक पेन 137.02 में हम बेच सकते हैं, वही 20% प्रॉफिट के साथ। और पहले देखो एक पेन कितने में पड़ रही थी इनको, 300 रुपए में पड़ रही थी, मतलब 300 रुपए में पड़ नहीं रही थी, 300 रुपए में बेच रहे थे। ठीक है, अब कॉस्ट कम हो गई बिकॉज ऑफ लर्निंग कर्व इफेक्ट, तो ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस भी क्या हो गई, कम हो गई, क्योंकि कंपनी ने अपना प्रॉफिट 20% ही मेंटेन किया। कंपनी लालची नहीं थी, कंपनी ने बोला भाई हमको फायदा हुआ, हम कस्टमर को पास ऑन करते हैं। अदरवाइज मेरे को क्या, आप समझो मेरी टोटल कॉस्ट कम हो रही है तो मैं तो 300 में बेचू ना, मेरे को तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। पर ऐसा जरूरी नहीं होता, यहाँ पे लिखा है कि आप कॉस्ट पे प्रॉफिट के परसेंटेज मेंटेन कर रहे हो तो आपको वही करना रहेगा। चलो अभी आगे दूसरा सवाल क्या था, 20 यूनिट्स का रिपीट ऑर्डर। क्या करेंगे अब, 20 यूनिट्स का रिपीट ऑर्डर है तो एक यूनिट बनाने में कितना टाइम लगता है, पहले तो वो एज इट इज लिखना है 20। अब यहां आप लोग गलती करोगे, यहाँ पे आपको 16 नहीं लिखना है, 16 प्लस 20, 36 आपको मेंशन करना है, क्योंकि रिपीट ऑर्डर है। अब 36 की वैल्यू आपको दी हुई होगी 0.3154, तो 6308 हो जाएगा। ये कितने यूनिट के लिए कर रहे थे हम, 36 यूनिट के लिए, तो 36 इंटू सॉरी 6.308 है, मल्टीप्लाई करो 36 के साथ तो 227 पॉइंट, ये कितने यूनिट के लिए आया आवर्स, 36 के लिए। तो भाई 16 तो बना दिए हमने, तो 16 वाले यूनिट का आवर्स आपको क्या कर देने के, इसमें से माइनस कर देने के, ऊपर आए थे 16 वाले 131.04, कितना 04, ठीक है 04805। अब ये आवर्स के साथ आपको दोबारा वो कॉस्ट शीट बना देनी है, और कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, अब जो कॉस्ट शीट आप बनाओगे वो रिपीट 20 ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे 20 इंटू 20 हो जाएगा, 16 की जगह पे पहले 16 का था, 20 का ऑर्डर आया, यहाँ पे 131.04 की जगह आपका 96.05 आ जाएंगे, इन सब में भी 96.05। फिर टोटल कॉस्ट में आपको क्या कर देना है, 20% ऐड कर देना है, फिर आपको डिवाइड बाय किससे कर देना है, 20 से आपको डिवाइड कर देना है। तो आप देखना सेलिंग प्राइस और घटेगी, क्योंकि जैसे जैसे ऑर्डर बढ़ रहे हैं टोटल कॉस्ट कम होती जाएगी, एंड अकॉर्डिंगली आप सेलिंग प्राइस भी रिड्यूस कर सकते हो। बस ये दो वेराइटी है एलसी में, इससे ज्यादा तो क्या ही होगा। और फिर जो मैंने आपको इलस्ट्रेशंस दिए वो आपको अच्छे से देख लेने हैं। ओके, तो चलिए एलसी और ईवी हमारा कंप्लीट हुआ, और आरओआई एंड आरआई के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ ही है, वो आप लोग देख लेना। चलिए बाय बाय।